जैसे ही मैंने होश संभाला, मुझे एहसास हुआ कि मेरी सांसों के साथ किसी और की बददुआएं भी जुड़ी हुई हैं। तूने हमारे घर की हंसी छीन ली है। ये जुमला मेरे लिए कोई नई बात नहीं था, मगर इस दिन फूफू के हाथ मेरे बालों में इस तरह पिरोसत थे जैसे वो मेरी जड़ें नोचकर मुझे मिटा देना चाहती हो। इनकी आंखों में नफरत की वो आग दहक रही थी जो सिर्फ जिस्म को नहीं, इंसान की रूह तक को जला देती है। मेरे सर में उठता दर्द मेरे वजूद में फैल गया, मगर मैंने फिर भी कपकपाती आवाज में सिर्फ इतना कहा, खुदा के लिए मुझे छोड़ दे। मेरी आखिर खता क्या है? मेरी बात सुनते ही इनका खैखा किचन की दीवारों से टकरा कर लौट आया। खता पूछती है, तेरी सांस ही सबसे बड़ा जुर्म है। जिस रिश्ते के लिए मैंने महीनों सजदे किए थे, वो तेरी एक झलक देखकर तुझे चुन कर चला गया। आखिर तेरे वजूद में ऐसी कौन सी नहुसत या कशिश है जो दूसरों की किस्मत जला देती है? इनके अल्फाज खंजर बनकर मुझ पर बरस रहे थे। ये नफरत किसी एक लम्हे की पैदावार नहीं थी, ये तो मेरे जन्म के साथ ही मेरे हिस्से में लिख दी गई थी। मेरी जिंदगी एक ऐसी किताब थी जिसके हर सफ़े पर इल्ज़ाम, शक और आंसुओं की स्याही फैली हुई थी। मेरा नाम होरिया है। मैंने आंख एक ऐसे घर में खोली जहां दौलत की कमी कभी नहीं रही। नौकर, गाड़ियां, शान शौकत सब कुछ मौजूद था, मगर इस चमक दमक के पीछे मेरा नसीब हमेशा किसी अनदेखी कैद में जकड़ा रहा। शायद इसलिए कि मेरी माँ वो गुनाह बन गई थी जिसकी सजा सबने मुझे देना तय कर ली थी। वो मुझे इस उम्र में छोड़ गई थी जब मुझे इसकी गोद, इसकी आवाज और इसके लम्स की सबसे ज्यादा जरूरत थी। और इसके बाद इस घर की हर नजर मुझे इसी के किरदार का अक्स समझकर देखते रही, यहाँ तक कि वो शख्स जिसे दुनिया मेरा बाप कहती थी, इसकी आंखों में भी मेरे लिए रिश्ता कम और बोझ ज्यादा था। मैं इसके खून की वारिस जरूर थी, मगर इसके दिल की नहीं। शायद इसीलिए मैंने बहुत जल्द सीख लिया था कि इस घर में खामोश रहना ही जिंदा रहने का वाहिद हुनर है। मगर मुझे क्या खबर थी कि जिसे सब मेरी कमजोरी समझ रहे हैं, वही खामोशी एक दिन मेरी तकदीर का रुख बदलने वाली है। और जिस आग में मुझे जलाया जा रहा है, वही आग आगे चलकर सच को रोशन करने का सबब बनेगा। इनकी निगाहों में मेरे लिए कभी नरमी का साया तक नहीं उतरा। यूं लगता था जैसे वो मेरी आंखों में अपनी ही शिकस्त, अपनी ही बेवफाई का अक्स तलाश करते हों, और वो अक्स इन्हें हर लम्हा काट खाने को दौड़ता हो। शायद इसलिए मेरी मौजूदगी इन्हें सुकून नहीं बल्कि अजियत देती थी। इस घर में मेरे साथ एक फूफू भी रहती थी जिनकी जिंदगी खुद अधूरी कहानी बन चुकी थी। इनकी शादी खानदान ही में हुई थी। एक बेटी भी थी, बीमा, जो उम्र में मुझसे कुछ बड़ी थी, मगर वक्त इनके लिए मेहरबान साबित न हुआ। रिश्ता टूट गया। तलाक के बाद वो इसी छत के नीचे लौट आई। वापस आना तो कहने को था, मगर असल में ये घर कभी इनसे जुदा हुआ ही नहीं था। अगरचा कागजों में ये मकान मेरे बाप और चीचा के नाम था, मगर दीवारों पर हुक्म किसी और का चलता था। फैसले, उसूल, सजाएं, सब कुछ फुप्पू की मर्जी से तय होता। मेरे बाप की दूसरी बीवी, मेरी सौतेली माँ भी यहाँ किसी शुमार में ना आती थी। वो इस घर में रहती जरूर थी, मगर इख्तियार इनके पास नाम को भी नहीं था। मैं अक्सर इन तानों की जिद में रहती जो मेरी माजी से जोड़ दिए जाते थे। तुम्हारी माँ तो भाग गई थी, तुम पर कौन एतबार करे। ये जुमले फुप्पू की जबान से इस तरह निकलते जैसे वो कोई सच नहीं, कोई फैसला सुना रही हो। इन जहरीले लफ्जों को सुनकर कई बार मेरी सौतेली माँ की आंखों में नमी उतर आती। वो रिश्ते में चाहे सौतेली थी, मगर एहसास में अजनबी नहीं थी। एक दिन वो खामोशी से मेरे पास आई, मेरे सर पर हाथ रखा और धीमी आवाज में बोली, होरिया, मुझे मालूम है तुम पर यहाँ जो गुजरती है वो नाइंसाफी है, मगर मैं कुछ नहीं कर सकती। तुम जानती हो इस घर में आवाज सिर्फ एक ही चलती है, और तुम्हारे बाबा, वो तो अपने कारोबार की दुनिया में गुम रहते हैं। इन्हें किसी की जख्म दिखाई नहीं देते। इनके ये चंद लफ्ज मेरे अंदर बरसों से जमा दर्द पर किसी मरहम की तरह लगे। मैंने बस हल्की से मुस्कुराहट के साथ सर झुका दिया, इस एहसास के शुक्र में कि कम अज कम कोई तो है जो मानता है कि मेरे सीने में भी एक दिल धड़कता है। मगर यह हमदर्दी भी मुझे इस ख्वाहिश से आज़ाद न कर सकी। फुप्पू के लिए मैं एक इंसान नहीं, एक जिम्मेदारी थी जिसे दिन भर काम में झोंक देना आसान था। कभी बर्तन, कभी सफाई, कभी ऐसे अहकामात जैसे मैं घर की नहीं किसी और की मलकियत हूँ।
मैं खामोशी से सब करती रही, शायद इसलिए कि मैंने सीख लिया था कि इस घर में बोलना जुर्म है। मगर मुझे क्या खबर थी कि यही खामोशी जो मुझे कमजोर दिखा रही है, एक दिन इस घर की सबसे मजबूत राज को बेनकाब करने वाली है। और ये कहानी अभी सिर्फ जुल्म की नहीं, आने वाले हिसाब की तहमीद है। कभी सहन की मिट्टी मेरे हाथों में सिमटी, कभी पूरे घर की धूल मेरे लिबास पर जम जाती। मुलाजिमों की कमी इस घर में कभी नहीं रही, मगर इनके होते हुए भी मुझे हर काम के लिए चुना जाता। शायद इसलिए कि किसी को सुकून तब ही मिलता था जब मैं झुकी हुई नजर आऊं। मेरे पसीने, मेरी खामोशी और मेरी आजिज़ी इनके लिए तमाशा बन चुके थे। कभी कभार दादा जान की नजर मुझ पर पड़ जाती तो इनके चेहरे पर एक लम्हे को अफसोस उभर आता। वो मुझे करीब बुलाकर नरमी से कहते, तुम इस घर की बेटी हो, काम करने वाली नहीं। मगर ये जुमला मुकम्मल होने से पहले ही कमरे की फिजा बदल जाती। फुप्पू फौरन दरमियान में आकर बात का रुख मोड़ देती, लहजे में जहर घोल कर कहती, बेटी तो है, मगर ये भी तो देखें कि किसकी बेटी है। ये सुनते ही दादा जान की आंखों की रोशनी मध्यम पड़ जाती। वो गहरी सांस लेकर कहते, इसमें इस बच्ची का क्या कसूर? वो तो बहुत छोटी थी जब इसकी माँ इसे छोड़ गई। इसने हमेशा बेबसी में आंख खोली है। मगर फुप्पू के लिए खामोशी इख्तियार करना मुमकिन नहीं था। वो फौरन तड़क कर बोलती, कैसी बेबसी? बाप का साया तो हमेशा इसके सर पर रहा है और मैंने तो अपनी जान खपाकर इसे पाला है। अपनी बीमा को भी इतना वक्त नहीं दिया जितना इसे दिया है। दादा जान ये सब सुनते हुए ये कैसी मुस्कुराहट लबों पर ले आते जिसमें तारीफ कम और तनस ज्यादा होता। वो आहिस्ता से कहते, हाँ, तुम्हारी इस मेहरबानी का खर्च तो हम कभी अदा नहीं कर सकेंगे। वाकई तुमने इसे बहुत मोहब्बत से पाला है। फूफू इस लहजे का मतलब खूब समझती थी। वो नागवारी से मुंह बनाती और वहां से हट जाती, मगर इनके कदमों की आवाज भी मेरे लिए डर छोड़ जाती थी। मुझे आज भी याद है बचपन की वो दिन जब मामूली गलतियों पर भी मेरे हिस्से में मार और डांट आती थी। वक्त के साथ एक ही चीज बदली। जब सौतेली माँ इस घर में आई तो जुल्म की शिद्दत कुछ कम हो गई। वजह हमदर्दी नहीं, खौफ था। फुप्पू जानती थी कि कोई बात अगर बाबा तक पहुंची तो वो कम से कम अपनी समाजी इज्जत बचाने के लिए ये काज जुमला जरूर कह देंगे। बाबा को मेरी हालत से खास फर्क नहीं पड़ता था, मगर दुनिया में क्या कहा जाएगा यह ख्याल इन्हें रोक लेता था। और यही खौफ फुप्पू के लिए वाहिद हद बन गया था। मुझे तब अंदाजा नहीं था कि जिस चीज को सब मेरी कमजोरी समझ रहे हैं, लोगों का डर, समाज की नजरें, वही एक दिन मेरे हक में सबसे मजबूत हथियार बनने वाली है। क्योंकि इस घर में जो खेल बरसों से खामोशी के साथ खेला जा रहा है, इसकी गवाह बहुत है और वक्त आने पर वो सब बोलने वाले हैं। दादा जान का उसूल अटल था, इस घर में पहले बड़ी बेटी की किस्मत का फैसला होगा, इसके बाद ही मेरी बारी आएगी। मगर मुझे किसी रिश्ते का इंतजार नहीं था। मैं सिर्फ इस ख्वाहिश से निकलने का ख्वाब देखती थी। मेरे नजदीक आजादी की कीमत महल नहीं थी। अगर किसी टूटी छत के नीचे सुकून मिल जाए तो वही मेरे लिए जन्नत था। ये शानदार बंगला जिसमें हर आसाइश सांस लेने से पहले मैसर आती थी, मेरे लिए यह खूबसूरत जेल से ज्यादा कुछ नहीं था जिसके दरवाजे हमेशा बंद रहते थे। इसी दिन बीमा के लिए रिश्ता देखने लोग आने वाले थे। मैं किचन में नसीमा खाला के साथ मसरूफ थी। सालन की खुशबू फिजा में फैली हुई थी, मगर मेरे दिल में बेनाम से घबराहट थी। अचानक फुप्पू दरवाजे पर नमूदार हुई। इनकी नजरें मुझ पर इस तरह जमी थी जैसे कोई खतरा देख लिया हो। सख्त लहजे में बोली, खबरदार, अगर तुमने मेहमानों के साथ आने की जरूरत के तो अंजाम याद रखना। मैंने फौरन सर झुकाकर कहा, मैं नहीं आऊंगी फुप्पू, फिक्र ना करें। इनके कदमों की आवाज दूर हुई तो नसीमा खाला ने धीरे से पूछा, बेटी, वो तुमसे इतनी दुश्मनी क्यों रखती हैं? मैंने एक थकी हुई सांस लेकर बस इतना कहा, खाला, ये सवाल शायद इनके दिल में कहीं दफन है, मुझे खुद नहीं मालूम। अब ये वक्त ज्यादा नहीं गुजरा था कि बीमा किचन में दाखिल हुई। इसके चेहरे पर गुरूर साफ झलक रहा था। इसने हुक्म चलाने के अंदाज में कहा, चलो चाय लेकर आओ, मेहमान इंतजार कर रहे हैं। मैं चौंक गई, लेकिन फूफू ने मना किया है कि मैं सामने ना जाऊं। मेरी बात मुकब्बिल भी ना हुई थी कि वह हकारत से हंस पड़ी। वाह, अब जबान भी चलने लगी है। अपनी औकात भूल गई हो। तुम्हारी माँ भाग गई, बाप ने कभी तुम्हें माना नहीं और अब तुम हुक्म मानने से भी इनकार करोगी। इसके अल्फाज तीर बनकर मेरे वजूद में उतरते चले गए।
اس نے چائے کی ٹرے میری طرف بڑھا دی۔ چلو لے کر چلو، سب کو پتا تو چلے کہ اس گھر میں ایک منحوس سایہ بھی رہتا ہے۔ میری کزن، میں نے بغیر کچھ کہے ٹرے اٹھا لی۔ قدم میرے تھے مگر اختیار کسی اور کا۔ میں اس کے پیچھے چل پڑی، یہ جانے بغیر کہ دہلیز پار کرتے ہی میری زندگی کا رخ بدلنے والا ہے، اور یہ خاموشی جو آج میری کمزوری لگ رہی ہے کل سب سے بڑا ہنگامہ بننے والی ہے۔ میرے ہاتھوں میں تھامی ہوئی ٹرے کا بوجھ لمحہ بہ لمحہ بڑھتا جا رہا تھا۔ کپ کپاتے قدم میری ڈرائننگ روم کی طرف نہیں، جیسے کسی فیصلے کی گٹکھرے کی طرف لے جا رہے ہوں۔ دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے ڈر تھا کہیں اس کی آواز سب سن نہ لے۔ بیما میرے آگے اس چال سے چل رہی تھی جیسے فتح اس کے خدمے میں ہو۔ اس کے ہونٹوں پر ابھری وہ باریک سی مسکراہٹ صاف بتا رہی تھی کہ وہ جان بوجھ کر مجھے آگ میں ڈھکیل رہی ہے۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ پھپھو کا حکم توڑنے کی قیمت مجھے اکیلے ہی چکانی پڑے گی۔ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوئی، فضا ایک دم ساکت ہو گئی، باتوں کی سرگوشیاں تھم گئی اور ہر نگاہ میری سمت مڑ گئی۔ صوفے پر دادا جان کے ساتھ پھپھو بیٹھی تھی، ان کے برابر ایک نفیس سی خاتون، ان کے شوہر اور ان کا بیٹا موجود تھا۔ لڑکا واضح دار اور سنجیدہ لگ رہا تھا، ایسا شخص جو ہجوم میں بھی اپنی پہچان رکھتا ہو۔ اس کی نظریں ایک لمحے کو مجھ سے ٹکرائی، پھر اس نے فوراً نگاہیں جھکا لی، جیسے اس خاموشی میں کسی حد کو پار کرنا نہیں چاہتا ہو۔ پھپھو کی نظر مجھ پر پڑتے ہی ان کے چہرے پر تناؤ کی ایک جھلک ابھری، مگر مہمانوں کی موجودگی نے ان کے غصے کو ہونٹوں تک محدود کر دیا۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر میز پر پیالیاں رکھنا شروع کی۔ انگلیاں کانپ رہی تھی اور چینی کی برتنوں کی ہلکی سی ٹکراؤ کی آواز میرے خوف کا اعلان بن گئی۔ اسی لمحے مہمان خاتون نے نرمی سے سوال کیا، یہ لڑکی کون ہے؟ ان کے لہجے میں حیرت بھی تھی اور تجسس بھی۔ پھپھو کچھ کہنے ہی والی تھی کہ دادا جان کی آواز گونج اٹھی، پرسکون مگر باوقار، یہ میری پوتی ہے۔ یہ چند الفاظ تھے مگر ان کی گونج نے کمرے کی فضا بدل دی۔ میں نے محسوس کیا کہ کئی نظریں دوبارہ مجھ پر ٹک گئی، اب حقارت سے نہیں، سوال سے، اور اسی ایک لمحے میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ شاید یہ چائے کی ٹرے نہیں بلکہ میرا مقدر تھا جو میں نے کانپتے ہاتھوں میں اٹھا رکھا تھا۔ یہ میرے بڑے بیٹے کی بیٹی ہے۔ دادا جان کی آواز میں وہ نرمی تھی جو اس گھر میں شاذ ہی سننے کو ملتی تھی۔ ان کے لہجے میں اپنائیت تھی، ایسی اپنائیت جو میرے وجود کو چند لمحوں کے لیے سہارا دے گئی۔ سروت بیگم نے مسکرا کر میری طرف دیکھا، ماشاءاللہ بہت پیاری بچی ہے۔ ان کے الفاظ میرے لیے غیر متوقع تھے، جیسے کسی بند دروازے کے نیچے سے روشنی کی ایک لکیر اندر آ گئی ہو۔ پھپھو نے فوراً بات سمیٹنے کی کوشش کی، جی یہ ذرا شرمیلی ہے، زیادہ کسی کے سامنے نہیں آتی۔ ان کی آنکھوں نے مجھے خاموش ہو حکم دیا کہ فوراً یہاں سے نکل جاؤ۔ میں نے آخری پیالی میز پر رکھی اور مڑنے ہی والی تھی کہ اس لڑکے جس کا نام میں نے سائم سنا تھا، اس نے اپنی ماں کے کان میں کچھ کہا۔ اس لمحے مجھے اپنی پشت پر اس کی نظر کی تپش محسوس ہوئی، جیسے وہ مجھے دیکھ نہیں رہا بلکہ پرکھ رہا ہو۔ سروت بیگم نے ہلکا سا سر ہلایا اور پھر دادا جان سے رسمی لہجے میں کہا کہ انہیں پورے خاندان سے مل کر خوشی ہوئی۔ اس ایک جملے کے ساتھ ہی مجھے لگا کہ کمرے کی فضا بدل چکی ہے، مگر میں اس تبدیلی کو سمجھنے سے پہلے ہی وہاں سے نکل چکی تھی۔ میں تقریباً بھاگتی ہوئی کچن میں آئی، سانس بے ترتیب تھی اور دل یوں دھڑک رہا تھا جیسے سینہ توڑ کر باہر آ جائے گا۔ نسیمہ خالہ نے مجھے دیکھتے ہی گھبرا کر پوچھا، کیا ہوا بیٹی، رنگ کیوں اڑ گیا ہے؟ میں کچھ کہنا چاہتی تھی مگر الفاظ گلے میں اٹک گئے، بس اتنا ہی نکل سکا، کچھ نہیں خالہ، اور بات ادھوری رہ گئی۔ اسی وقت بیما کچن میں داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر عجیب سا اطمینان تھا، جیسے کوئی مقصد پورا ہو گیا ہو۔ دیکھ لیا سب نے تمہیں؟ ہو گئی تسلی، اب یہاں سے دفع ہو جاؤ اور دوبارہ ان کے سامنے آنے کی جرات مت کرنا۔ رشتہ میرے لیے آیا ہے، مجھے تمہاری نحوست نہیں چاہیے۔ اس کے الفاظ زہر میں بجھے ہوئے تھے۔ نسیمہ خالہ نے افسوس سے سر جھکا لیا مگر میں خاموش رہی۔ میں جان چکی تھی کہ اس گھر میں میری آواز کی کوئی قیمت نہیں۔ میں بس ایک ایسی گڑیا تھی جسے جب چاہا کونے میں رکھ دیا جاتا ہے، لیکن جس بات کا کسی کو اندازہ نہیں تھا وہ یہ تھی کہ کچھ نظریں صرف دیکھنے نہیں آئی تھی، کچھ فیصلے خاموشی سے وہی شروع ہو چکے تھے، اور ان کا رخ شاید اس گھر کے بنائے ہوئے اصولوں کے بالکل خلاف تھا۔ ڈرائننگ روم سے کافی دیر تک خیخخوں اور شائستگی گفتگو کی آوازیں آتی رہی۔
मैं दरवाजे की ओट में खड़ी रही, दिल किसी अनकही आहट पर टिका हुआ। जब रुखसती का वक्त आया तो मैंने आहिस्ता से झांक कर देखा। सब एक दूसरे से निहायत खुलूस से मिल रहे थे। मुस्कुराहटें, दुआएं, रस्मी जुमले, इनके जाते ही घर की फिजा बदल गई। दादा जान के चेहरे पर इत्मीनान की एक नरम सी लकीर उभरी, मगर फुप्पू के चेहरे पर गुस्से जैसे सुर्ख धब्बों में बदल गया हो। दरवाजा बंद होते ही फुप्पू का जब्त टूट गया। अब्बा जान, आपको इसे इनके सामने लाने की क्या जरूरत थी? शिकवा तीर बनकर निकला। दादा जान ने सुकून से जवाब दिया, मैंने कब बुलाया था? वो खुद चाय लेके आई। और फिर वो मेरी पोती है, कोई जुर्म तो नहीं कि पर्दों के पीछे छुपाओ। फुप्पू ने तेज लहजे में कहा, आप नहीं जानते अब्बा, इसकी माँ ने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी थी। लोग आज भी सरगोशियां करते हैं। अगर इसकी वजह से बीमा के रिश्ते पर जरा सी भी आंच आई तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अभी बहस गर्म ही थी कि फोन की घंटी बजी। मुलाजिम ने रिसीवर उठाया, फिर अदब से दादा जान को थमा दिया। मेहमानों का फोन है। जैसे जैसे दादा जान सुनते गए, इनके तासीरात बदलते रहे, कहीं हैरत, कहीं खुशी, कहीं तौखुफ। फोन बंद हुआ तो कमरे में एक लम्हे की खामोशी छा गई। फुप्पू बेसब्री से बोली, क्या कहा उन्होंने? रिश्ता पक्का समझे? दादा जान ने जवाब देने से पहले सांस भरी। वो रिश्ता करना चाहते हैं मगर। फुप्पू का लहजा तेज हो गया। मगर क्या? कोई शर्त रख दी है? दादा जान ने निगाह उठाई। शर्त नहीं, उन्होंने बीमा के लिए इनकार कर दिया है। ये सुनना था कि फुप्पू के कदमों तले जमीन खिसक गई। क्या मतलब इनकार? मेरी बेटी में क्या कमी है? खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, ये सब इसी मनहूस की वजह से हुआ है। दादा जान ने बात काट दी। पूरी बात सुन लो, उन्होंने आहिस्ता मगर वाज़ा लहजे में कहा। उन्होंने कहा है कि इन्हें घर की किसी बेटी में दिलचस्पी है, मगर इंतखाब वो खुद करेंगे। इस जुमले के साथ ही कमरे की हवा जैसे रुक गई और मुझे दरवाजे के इस पार खड़ी पहली बार एहसास हुआ कि आज जैसे सब मसला समझ रहे हैं, वही शायद इस घर के बने बनाए फैसलों की बदलने वाली है। उन्होंने बीमा के लिए नहीं, साइमा के लिए हुरिया का रिश्ता मांगा है। दादा जान के ये अल्फाज कमरे में गिरने के बाद जैसे वक्त रुक गया। चंद लम्हों के लिए वहां मौजूद हर सांस मुंजमद हो गई। मेरी सौतेली माँ ने बेख्तियार अपने मुंह पर हाथ रख लिया, जैसे वो सुनने के लिए तैयार ही न थी। जबकि बीमा का चेहरा हसरत और गुस्से के इम्तिजाज से बिगड़ने लगा। फुप्पू तो जैसे पत्थर की मूरत बन गई हो, आंखें खुली, जिस्म साकित, मगर अंदर कुछ टूटकर बिखर चुका था। अचानक इसके जब्त का बंधन टूट गया। नहीं, ये हो ही नहीं सकता। इनकी चीख कमरे की दीवारों से टकराकर लौट आई। ये रिश्ता मेरी बेटी के लिए आया था। इस लड़की की इतनी हिम्मत कैसे हुई? मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। इनका लहजा पागल बनकर हद को छू रहा था। वो मुसलसल दोहराती रही कि खानदान का उसूल है, पहले बड़ी की शादी फिर छोटी की, और इस उसूल को कोई तोड़ नहीं सकता। दादा जान ने तहमिल के साथ इन्हें समझाने की कोशिश की। मैंने बहुत कहा मगर वो एक ही बात पर कायम है, इन्हें बहू बनानी है तो सिर्फ होरिया को। यह सुनना था कि फुप्पू का गुस्सा मजीद भड़क उठा। उसूल जाए जहन्नम में, वो चीखी, इस चुड़ैल ने मेरी बेटी की जिंदगी तबाह कर दी है। कहाँ है वो? आज मैं इसका फैसला करके रहूंगी। ये कहते हुए वो कमरे से यूं निकली जैसे आंधी दरवाजे तोड़ती हुई गुजर जाए। इनकी आंखों में नफरत इस हद तक भर चुकी थी कि मुझे लगा वो किसी अंजाम पर रुके बगैर नहीं मानेंगी। मैं दरवाजे के पीछे खड़ी सब कुछ सुन रही थी। जिस्म खौफ से कांप रहा था, दिल बुरी तरह धड़क रहा था। मुझे यूं लगा जैसे आज वाकई मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो, जैसे बरसों से जमा ये जहर अब मुझ पर उंडेल दिया जाएगा। अगले ही लम्हे फुप्पू किचन में दाखिल हुई। इनकी आमद किसी ऐलान के मोहताज नहीं थी। उन्होंने झपट कर मेरे बालों को अपनी आहनी गिरफ्त में जकड़ लिया। वही मंजर, वही दर्द, कनपटी से उठती हुई अजियत पूरे वजूद में फैल गई। यहाँ छुपी बैठी है वो गुजाई, मेरी बेटी की किस्मत में जहर घोलने वाली चुड़ैल। इनका चेहरा गुस्से से सुर्ख था और मुझे पहली बार यूं महसूस हुआ कि आज वो सिर्फ जलील करने नहीं, तोड़ देने आई है। मगर इन्हें यह अंदाजा नहीं था कि इस लम्हे के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा, क्योंकि जिसे वो आज मिटाने निकली थी वही नाम अब इस घर के सबसे बड़े फैसले से जुड़ चुका था और यह हकीकत इनके बस से बाहर हो चुकी थी। इनकी आंखें अंगारों की तरह दहक रहे थे, जैसे बरसों की जमा नफरत अब शोला बनकर बाहर आ गई हो। फुप्पू,
खुदा का वास्ता है छोड़ दे। मेरी आवाज रोते रोते कांप गई, अल्फाज आंसुओं में डूबकर बिखर गए। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं मालूम था, कुछ नहीं किया। उन्होंने जहर खंद हंसी के साथ मेरी बात काट दी। तो फिर जानबूझकर इनके सामने क्यों गई थी? या फिर तूने ही इन पर कोई जादू किया है? सच बोल। ये कहते हुए उन्होंने मुझे जोर से दीवार की तरफ ढकेल दिया। सर टकराने से पहले ही आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। नहीं फूफू, मैं सच कह रही हूँ, मैं सुसुकियां लेकर बोली। मुझे तो बीमा ने कहा था कि चाय लेकर जाऊं, इसने खुद मुझे भेजा था। झूठ। इनकी गिरफ्त और मजबूत हो गई। मेरी बेटी पर इल्जाम लगाती है, वह ऐसा कभी नहीं कर सकती। फिर उन्होंने तेज आवाज में पुकारा। बीमा चंद लम्हों बाद बीमा किचन के दरवाजे पर नमूदार हुई। इसके चेहरे पर मासूमियत की दबीज चादर थी, मगर आंखों में एक अजीब सी चमक, ऐसी चमक जो सिर्फ वही देख सकता है जो धोखे को पहचानना सीख चुका हो। बीमा, फुप्पो ने कड़कदार लहजे में पूछा, ये लड़की सच कह रही है? क्या तुमने इसे मेहमानों के सामने जाने को कहा था? मैंने लरसती हुई उम्मीद के साथ इसकी तरफ देखा। दिल के किसी कोने में अभी भी यह खाम ख्याली जिंदा थी कि शायद वो सच बोल देगी, शायद आज इसे मुझ पर तरस आ जाएगा। मगर अगले ही लम्हे इसने मेरी आखिरी उम्मीद भी कुचल दी। नहीं फुप्पो, वो बड़ी अदाकारी से बोली, मैंने तो इसे मना किया था, मैं क्यों इसे बाहर भेजती? ये खुद ही बढ़ चढ़कर गई थी। शायद इन्हें अपनी सूरत दिखाने का शौक था। इसका झूठ मेरे दिल में खंजर बनकर उतर गया। मैं बेयकीनी से इसे देखती रह गई, ये सोचती हुई कि कोई इंसान इतनी आसानी से, इतने सुकून से इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकता है। आंखों से आंसुओं की लड़ी टूटकर बहने लगी, मगर इस बार रोना कम और अंदर कुछ मर जाने का एहसास ज्यादा था। फुप्पो ने इत्मीनान की सांस ली, जैसे फैसला हो चुका हो, मगर वो नहीं जानती थी कि इसी लम्हे, इसी किचन में सिर्फ एक इल्जाम नहीं लगा, एक हकीकत भी जन्म ले चुकी थी। क्योंकि जो खामोशी में सब कुछ सह रहा था, वो अब सब कुछ याद रख रहा था, और वक्त आने पर यह याददाश्त ही सबसे बड़ा हथियार बनने वाली थी। देख लिया, मैं पहले ही कहती थी, ये है ही ऐसी, बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। फुप्पो की आवाज नफरत से कांप रही थी, जैसे बरसों की तलख को आज जवाब मिल गया हो। शोर इतना बढ़ गया कि ट्रेनिंग रूम से दादा जान और मेरी सौतेली माँ भी दौड़ते हुए अंदर आ गए। मुझे इस हाल में देखकर दादा जान का चेहरा एकदम सुर्ख हो गया, आंखों में गुस्सा और दुख इकट्ठा उतर आया। बस करो रजिया, वो गरजे, क्या जान लो लोगी इस बच्ची की? कुछ तो शर्म करो, कुछ तो खुदा का खौफ रखो। उन्होंने फौरन आगे बढ़कर फुप्पो की गिरफ्त ढीली करवाई और मेरे बाल इनके हाथ से छुड़ाए। मैं मजीद खुद को संभाल ना सकी और कमजोरी से फर्श पर बैठी चली गई। सांस बुरी तरह खड़ रही थी। अब्बा जान, आप भी इसी की तरफदारी कर रहे हैं? फुप्पो चीख उठी, इसने मेरी बेटी का हक छीना है। ये रिश्ता बीमा का था। दादा जान ने गहरी सांस ली, जैसे सब्र का पैमाना लबरेज होने को हो। हक छीनने या देने वाले हम नहीं होते रजिया, ये फैसले नसीब करते हैं। लड़के वालों ने खुद पसंद किया है, इसमें इस बच्ची का क्या कसूर? नहीं, मैं ये शादी हरगिज नहीं होने दूंगी। फुप्पो जिद पर आ गई, या तो ये लड़की इस घर में रहेगी या फिर मैं। कमरे में एक लम्हे के लिए मुकम्मल खामोशी छा गई। फिर दादा जान ने सीधा होकर निहायत फैसलाकुन लहजे में कहा, ये रिश्ता अच्छा है, खानदान शरीफ है, और सायम जैसा लड़का मैं हाथ से जाने नहीं दूंगा। मैंने इसके वालिद को जबान दे दी है, हुरिया की शादी सायम से ही होगी। मेरे वालिद, जो अब तक खामोश तमाशाई बने खड़े थे, पहली बार बोले, अब्बा जी ठीक कह रहे हैं, इस बात को मजीद उछालने की जरूरत नहीं। जो हो रहा है बेहतर के लिए हो रहा है। इनके अल्फाज में मेरे कानों में जहर की तरह उतरे। न मेरे आंसू किसी को दिखाई दिए, न मेरे जिस्म पर पड़े निशान किसी के लिए माने रखते थे। इस लम्हे मुझे साफ समझ आ गया कि इस घर में मेरा दर्द सिर्फ एक गैर जरूरी शोर है। लेकिन वो सब एक बात भूल गए थे, जिस लड़की को वो कमजोर, बेज़बान और मजबूर समझ रहे थे, इसकी खामोशी में अब डर नहीं रहा था। इसकी जगह एक अजीब सी ठानली हुई खामोशी जन्म ले चुकी थी। शायद ये शादी सबकी तकदीर बदलने वाली थी, मगर सबसे ज्यादा तब्दीली इस लड़की के अंदर आ चुकी थी, जो अब सिर्फ सहने के लिए नहीं, बल्कि वक्त आने पर सब कुछ लौटाने के लिए तैयार हो रही थी। इस लम्हे मुझे साफ अंदाजा हो गया था कि यहाँ किसी को मेरी खुशी या तकलीफ से गरज नहीं, सबको सिर्फ अपनी समाजी इज्जत और नाम की फिक्र थी। दादा जान का फैसला सुनते ही फुप्पो और बीमा के चेहरों का रंग उड़ गया, जैसे जमीन इनके कदमों तले से खिसक गई हो।
मगर वो खामोश रही, क्योंकि इस घर में दादा जान के फैसले के बाद किसी को जबान खोलने की जरूरत नहीं थी। दादा जान ने सर्दी निगाहों से मेरी सौतेली माँ को देखा और मुख्तसर सा हुक्म दिया, इसे यहाँ से ले जाओ, कमरे में आराम कराओ। सौतेली माँ ने मुझे सहारा दिया और मैं लड़खड़ाते कदमों से बाहर निकल आई। जब मैं फुप्पो के करीब से गुजरी तो इनकी जहरीली सरगोशी मेरे कानों में घुल गई, ऐसी सरगोशी जिसने मेरे अंदर सब कुछ हिलाकर रख दिया। तू जीत गई ना, खुश हो रही हो, मगर याद रखना यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिकेगी। मैं तुम्हें इतनी आसानी से चैन से जीने नहीं दूंगी। वो सजा मिलेगी जो तुम्हें उम्र भर याद रहेगी, बिल्कुल तुम्हारी माँ की तरह, बदनाम और तन्हा। इनके अल्फाज मेरे जहन पर हथौड़ों की तरह बरसते रहे और मैं खुद को संभाल न सकी। कमरे में पहुंचते ही मैं बिस्तर पर ढेर हो गई। एक तरफ एक बेहतर रिश्ते की उम्मीद थी जो इस ख्वाहिश जैसे घर से निकलने का वाहिद रास्ता दिखा रही थी, और दूसरी तरफ फूफू की धमकी जो मेरी मुस्तकबिल पर सियाह बादल बनकर मंडला रही थी। मैं नहीं जानती थी कि वो क्या करने वाली हैं, मगर इनकी आंखों में बसी नफरत साफ बता रही थी कि वो अपनी बात पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। शादी की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही थी, मेरा खौफ भी हर दिन के साथ गहरा होता जा रहा था। दादा जान के फैसले के बाद घर में एक अजीब सी खामोशी बस गई थी, ऐसी खामोशी जो सुकून नहीं बल्कि आने वाले तूफान का ऐलान होती है। फुप्पू और बीमा ने मुझसे बात करना तकरीबन छोड़ दिया था, मगर इनकी खामोश नजरें, इनके अंदाज और इनके बदलते रवैये मुझे ये एहसास दिला रहे थे कि असल आजमाइश अभी बाकी है, और शायद ये शादी मेरी नजात नहीं बल्कि एक नए खेल की शुरुआत साबित होने वाली है। इनकी आंखों में छुपी हुई जलती हुई नफरत हर लम्हे मेरे दिल पर भारी पड़ रही थी। चंद दिनों बाद दादा जान ने घर के सब अफराद के सामने ऐलान किया कि मेरे निकाह की तारीख अगले हफ्ते जुम्मा को रखी गई है। ये सुनकर फुप्पू ने एक जहरीली मुस्कुराहट के साथ मेरी तरफ देखा, जैसे कि मेरी खुशी इनके लिए किसी जला देने वाली हकीकत की मानिंद हो। मुबारक हो, आखिरकार तुमने मेरी बेटी का नसीब छीन ही लिया। लेकिन याद रखो, जो चीज छीनी जाती है वो ज्यादा देर के लिए पास नहीं रहती। इनके अल्फाज कानों में खनक रहे थे। दादा जान ने फौरन इनके लहजे में सख्ती टोक दी, बच्ची को दुआ दो, बदुआ नहीं। फुप्पू ने अपने होठों पर एक मुस्कान सजाए कहा, अब्बा जान, दुआ ही कर रही हूँ कि इसका अंजाम इसकी माँ जैसा ना हो। ये अल्फाज सुनकर मेरे दिल में खौफ का एक कांटा घुस गया, जैसे आने वाली मुश्किलात की पेश गोई हो रही हो। शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी और हर छोटी बड़ी चीज पर मेरी सौतेली माँ और दादा जान की नजर थी। एक दिन जब मैं कमरे में खामोशी से मौजूद थी, मेरे बाबा जो महीनों से मुझसे बात नहीं कर रहे थे, मेरी सौतेली माँ के कमरे में आए। उन्होंने कुछ जेवरात के डिब्बे और पैसों का लिफाफा मेज पर रख दिया और सिर्फ इतना कहा, यह हुरिया के लिए है, इसे दे देना। इनके लहजे में कोई जज्बात नहीं, बस सर्दी और फर्ज की बात थी। उन्होंने ये भी कहा, खानदान में हमारी इज्जत का सवाल है, शादी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और बगैर एक बार भी मेरी तरफ देखे वो वहां से निकल गए। इनके जाने के बाद मेरी आंखों में आंसू आ गए। सौतेली माँ ने मेरी तरफ हाथ रखकर मुझे सहारा दिया और धीरे से कहा, पक्की, रोने की क्या बात है? शुक्र करो उन्होंने तुम्हारे बारे में नहीं बल्कि अपनी इज्जत के बारे में सोचा है। मैं खामोशी से इनके अल्फाज सुनती रही, मगर दिल के अंदर एक छुपी हुई उम्मीद जाग रही थी, यही कि शायद ये सर्द रवैया भी वक्त के साथ बदल जाए और मेरे लिए भी वो दिन आए जब सिर्फ मैं और मेरी खुशियां माने रखें। लेकिन फिलहाल हर लम्हा एक नए चैलेंज के पेश गोई कर रहा था और मैं इस तीसरे से पैदा होने वाले खौफ और जोश के बीच अपने आप को संभाल रही थी। मैंने अपने आंसू छुपाते हुए कहा, मगर दिल के किसी कोने में एक हल्की सी खुशी भी छुपी हुई थी। शायद पहली बार दादा जान ने मुझे अपनी बेटी तस्लीम किया था। अगरचे ये खुशी सिर्फ इनकी समाजी इज्जत के लिए थी और फुप्पू की नफरत हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही थी। वो मुझे देखते ही तलख तानों से निहाल कर देती थी और जैसे ही किसी गोशे में जाती मेरी छोटी खुशियों को जहन में बदल देती। शादी की तैयारियां उरूज पर थी। महल नुमा बाल में हर गोशा ख्वाबों की तरह सजाया जा रहा था और फुप्पू अक्सर रहे चलते हुए तनस भरी आवाज में कहती, देखना जब ऊंचाई से गिरेगी
तो हड्डियां भी नहीं मिलेंगी। शादी से 2 दिन पहले मैं अपने कमरे में बैठकर बाबा की लाई हुई चूड़ियां देख रही थी कि मेरी सौतेली माँ अंदर आई। इनके चेहरे पर परेशानी के आसार साफ दिखाई दे रहे थे। वो मेरे पास बैठी और धीरे लहजे में कहा, हुरिया बेटी, एक बात कहूँ, यह खामोशी मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। फूफू पहले रोज दादा जान से लड़ती थी कि शादी को रोक दें, लेकिन अब जब तारीख पक्की हो गई है वो बिल्कुल चुप है। मैंने थोड़ा सा खौफ महसूस किया। वो जारी रही, वो इतनी आसानी से हार नहीं मानती। बस तुम होशियार रहो, किसी पर भी अंधा भरोसा मत करना, खास तौर पर निकाह वाले दिन तक खुद को कभी अकेला न छोड़ना। इनके ये अल्फाज मेरे दिल में खौफ के और गहरे बादल छा गए। शादी से 1 दिन पहले जब पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ था, मैं किचन से पानी लेने गई। फूफू वहां अकेली खड़ी थी। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा वो मेरे करीब आई और इनका लहजा किसी जहरीले सांप की फनकारी की तरह कानों में घुस गया। शादी का जोड़ा पहनने का बहुत शौक है ना तुझे? उन्होंने मेरी आंखों में घूरते हुए कहा। कल पहनेगी, बहुत खूबसूरत लगेगी, लेकिन बताओ जब इज्जत का जनाजा निकलेगा तब क्या फायदा होगा? इनके ये अल्फाज जैसे मेरे सीने पर भारी पत्थर बनकर गिर गए और मैं एक लम्हे के लिए खुद को मुकम्मल तौर पर अकेला और बेबस महसूस करने लगी। ये सारा हुस्न मिट्टी में मिल जाएगा। इनकी आवाज में अजीब सा इत्मीनान था, जैसे वो पहले ही जीत चुकी हो। मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगी कि तुम्हारा नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचेगा। कल तुम्हारी जिंदगी का वो दिन होगा जिसे तुम मरते दम तक नहीं भुला सकोगी, और तुम्हारा दुल्हा भी। वो जुमला अधूरा छोड़कर हंस दे। इनकी आंखों में वहशत और फतह की ये खौफनाक चमक थी। मैं खौफ से कांपती हुई पीछे हटी और भागकर अपने कमरे में बंद हो गई। इनकी धमकी मेरे कानों में गूंजती रही। दिल बुरी तरह धड़क रहा था। वो क्या करने वाली थी? मेरी इज्जत पर ऐसा कौन सा वार मुमकिन था? पूरी रात इन्हीं सवालों में जागते रही और दिल बार बार ये कहता रहा कि आने वाली सुबह मेरे लिए किसी आजमाइश से कम नहीं होगी। फूफू का मंसूबा मुकम्मल था और मैं इससे बिल्कुल बेखबर अपनी किस्मत के फैसले का इंतजार कर रही थी। शादी की सुबह जब सूरज निकला तो वो मेरे लिए उम्मीद नहीं, ये अनजाने खौफ के साथ तुलू हुआ। सहन से खैखों, ढोल की थाप और शादी के गीतों की आवाजें आ रही थी, मगर मेरे कमरे में अजीब सी सौगवार खामोशी थी। हर आवाज मेरे दिल पर हथौड़े की तरह पड़ रही थी। मेरी सौतेली माँ मेरे पास आकर बैठी, मेरे बालों में गजरा लगाते हुए नरमी से बोली, ऐसे उदास नहीं होते अपनी शादी के दिन। देखो, आज तो वाकई चांद का टुकड़ा लग रही हो। आज से तुम्हारी नई जिंदगी शुरू हो रही है। मैंने लरजते हाथों से इनका हाथ थाम लिया। अम्मी, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मुझे लगता है कुछ बहुत बुरा होने वाला है। वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर मेरे माथे पर बोसा देकर बोली, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, और अगर कोई साजिश भी हुई तो सच ज्यादा देर छुप नहीं सकता। इसी लम्हे दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। नसीमा खाला अंदर आई। इनके चेहरे पर अजीब सी संजीदगी थी। वो करीब आकर आहिस्ता बोली, बेटी, डरने की जरूरत नहीं, मैंने सब संभाल लिया है। मैंने चौंक कर इन्हें देखा। दिल जैसे एक लम्हे को रुक सा गया। क्या मतलब? वो धीरे से मुस्कुराई। कुछ सच वक्त से पहले सामने आ जाए तो बड़े तूफान में टल जाते हैं। बस हौसला रखो। और इसी दिन निकाह से ऐन पहले वो राज खुला जिस पर फुप्पू ने अपनी सारी साजिश खड़ी की थी। इनके बनाए गए जाल खुद इन्हीं के कदमों में बिखर गए और पहली बार इस घर में सच ने शोर मचाया। मेरी खामोशी को कमजोरी समझने वाले देखते रह गए और मैं जो बरसों से बेआवाज थी, अपनी नई जिंदगी में कदम रखते हुए ये जान चुकी थी कि हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर आती है। बस तो शर्त यह है कि इंसान अपने हक की रोशनी बुझने ना दे। मैं कमरे में अकेली रह गई, दुल्हन के सुर्ख जोड़े में मलबूस, जैसे कोई कैदी अपनी सजा के मुंतजिर हो। बाहर से शादी की हलचल की आवाजें आ रही थी, लेकिन मेरे कमरे में यह खौफनाक खामोशी छाई हुई थी। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मैंने सोचा शायद मेरी सौतेली माँ वापस आई है, मगर जैसे ही मैंने नजर उठाई तो सामने घर के पुराने और भरोसेमंद मुलाजिम सलीम खड़ा था। सलीम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं घबराकर बोली। वो खुद भी खौफजदा लग रहा था, नजरें झुकाए हुए। बीबी जी, आपने मुझे बुलाया था? मैं, इसकी आवाज कांप रही थी। मैंने कहा, कहाँ बुलाना है? फौरन बाहर निकलो। मेरा दिल बेकाबू हो रहा था। सलीम कांपता हुआ बोला, बीबी जी, फूफू जी ने कहा था कि आपसे कोई जरूरी बात है, इसलिए मुझे भेजा है।
फूफू का नाम सुनते ही मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। वही खौफनाक साजिश जिसकी धमकी उन्होंने दी थी हकीकत बन चुकी थी। मैंने फौरन कहा, सलीम यहाँ से जाओ जल्दी। सलीम ने पीछे मुड़कर कदम बढ़ाए, मगर इसी लम्हे किसी ने बाहर से दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया और कुंडी लगाने की ऊंची आवाज़ गूंजी। मेरी सांसें फंस गई, दिल की धड़कन रुकने लगी। मैं इसी लम्हे समझ गई थी कि फूफू ने ये सब जानबूझकर किया है। अब मैं वाकई इनके मंसूबे में फंस चुकी थी। कमरे की दीवारें जैसे मुझे घेर रही थी और बाहर की खुशियों की आवाज़ें अब किसी अजाब की गूंज लग रही थी। मैं चीखती हुई दरवाजे की तरफ दौड़ी, अपने हाथों से जोर जोर से दरवाज़ा पीटती रही। खोलो दादा जान, खुदा के लिए दरवाज़ा खोलो। मेरी आवाज़ में खौफ और हिचकिचाहट एक साथ घुली हुई थी। सलीम भी खौफ के मारे सफ़ेद पड़ा हुआ था। बीबी जी, ये क्या हो गया? खुदा की कसम मेरा कोई कसूर नहीं, मुझे तो फूफू ने भेजा था। वो कांपते हुए बोल रहा था। मैं जानती थी ये सब फूफू की चाल है, इसलिए मैं और ज्यादा जोर से दरवाजे पर पीटती और रोती रही। मेरी चीखें बाहर के शोर में दबी रह गई, कोई मेरी आवाज़ न सुन सका। आखिरकार मैं बेबसी से दरवाजे के पास बैठ गई, फ्रेश पर जैसे दुनिया ही रुक गई हो। चंद लम्हे जो गुजरे वो सदियों की तरह तवील लगे। अचानक दरवाजे की कुंडी खुल गई और वो धड़ाम सा खुला। सामने मेरे वालिद, दादा जान और वो दो चिच्चा खड़े थे। इनकी आंखों में इब्तिदा में परेशानी थी, मगर कमरे का मंजर देखते ही वो गुस्से और नफरत में बदल गई। मंजर वाकई भयानक था। मैं दुल्हन के लिबास में रोती हुई बेबस हालत में फर्श पर बैठा थी और सलीम दीवार के साथ चिपका हुआ खौफ के मारे बेहरकत खड़ा था। मेरी आवाज़ कांप रही थी, दिल धड़क रहा था और कमरे में यह खामोश खौफ छाया हुआ था। मेरे वालिद की आवाज़ धाड़ की तरह गूंजी, आंखें गुस्से से लाल और दादा जान का चेहरा सदमे और हैरत से सफ़ेद पड़ा हुआ। मैं कुछ कह भी नहीं सकती थी कि फूफू और बीमा पीछे से नमूदार हुई। इनके चेहरों पर बनावटी हैरत और ख़ुद को जीता हुआ दिखाने की अदाकारी थी। मैं रोते हुए इनकी तरफ बढ़ी, आंखों में आंसू और दिल में खौफ के साथ, और ज़ोर से कहा, अब्बा जान, दादा जान, ये वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। ये सब फूफू की साजिश है। वो आपको गुमराह कर रहे हैं। ये सब फूफू की ही चाल थी। उन्होंने जानबूझकर इस मुलाजिम को मेरे कमरे में भेजा और फिर बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरे बाबा गुस्से में आगे बढ़े और सलीम के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा। तेरी ये जुर्रत कैसे हुई? साफ बता, किसके कहने पर आया था यहाँ? सलीम कांप रहा था, मगर इससे पहले कि वो कुछ बोलता, फूफू चीखों पुकार के साथ आगे बढ़ाई। वो रोते हुए कहने लगी, या अल्लाह, हमें क्या दिन दिखा दिया। हम तो समझे थे हमारी भतीजी दुल्हन बनकर तैयार हो रही है और यहाँ तो ये रंग रंगलियाँ मना रही थी। हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी इसने। बिल्कुल अपनी माँ की नक्श कदम पर चल निकली है। मैं चीख चीख कर दुहाई देती रही, दादा जान, खुदा के लिए मेरी बात सुन ले। मेरा कोई कसूर नहीं, मेरा कोई आशिक नहीं, मैं बेगुनाह हूँ। मगर मेरी आवाज़ इस शोर में कहीं खो गई। किसी ने मेरी बात पर यकीन न किया। मेरे बाबा और दादा जान की आंखों में मेरे लिए जो थोड़ी सी इज्जत बाकी थी, वो भी इस एक मंजर ने जलाकर आग रख दी। सब कुछ एक लम्हे में ख़त्म हो चुका था। कमरे में छाई हुई खामोशी किसी आने वाले तूफान से कम न थी। फूफू की झूठे आंसू और बनावटी आहो बका ने इनके दिलों में मेरे खिलाफ नफरत का जहर भर दिया था। मैं ज़मीन पर बैठी थी। दुल्हन का सुर्ख जोड़ा अब मुझे कफन जैसा लग रहा था। मेरे हर फरियाद, हर इल्तिजा दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी। टूटती हुई आवाज़ में मेरे बाबा ने दादा जान से पूछा, अब्बा जी, अब क्या होगा? बारात तो किसी भी वक्त दरवाजे पर पहुंच जाएगी। साइम के घर वाले आने ही वाले होंगे। हम क्या जवाब देंगे? दादा जान ने फतराई हुई निगाहों से मेरी तरफ देखा। इनकी आंखों में अब मेरे लिए कोई नरमी बाकी न थी। वही होगा जो इसकी किस्मत में लिखा है, उन्होंने सर्द लहजे में कहा, और इसी एक जुमले के साथ मेरी पूरी दुनिया जैसे बिखर कर रह गई। कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था, मगर बाहर खड़ी दुनिया का शोर मेरे कानों में हथौड़ों की तरह बरस रहा था। अचानक माहौल इस वक्त बदल गया जब बाबा ने आगे बढ़कर सलीम के चेहरे पर एक भरपूर थप्पड़ जड़ दिया। सच सच बता, किसके कहने पर आया था यहाँ? सलीम की जबान तंग हो चुकी थी, मगर इससे पहले कि वो कुछ कहता, फूफू ने खुद को मंजर का मरकज बना लिया। वो रोती हुई आगे बढ़ी, जैसे बरसों से इसी लम्हे की तैयारी कर रही हो। या अल्लाह, हम तो समझ रहे थे दुल्हन तैयार हो रही है और यहाँ तो हमारी इज्जत नीलाम हो रही थी। ये लड़की तो अपनी माँ ही की राह पर चल निकली।
वह जमीन पर बैठी कांप रही थी। सुर्ख जोड़ा जो चंद घंटे पहले ख्वाबों की अलामत था, अब मुझे खबर की चादर जैसा लग रहा था। मैं चीख चीख कर दादा जान को पुकार रही थी, यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि मेरा कोई कसूर नहीं, कोई गलती नहीं, कोई आशिक नहीं, मगर मेरी आवाज़ जैसे दीवारों से टकरा कर मुड़ रही थी। बाबा और दादा की आंखों में जो थोड़ी सी शफकत बाकी थी, वो भी इसी लम्हे हमेशा के लिए बुझ चुकी थी। कमरे में यह खौफनाक खामोशी छा गई, ऐसी खामोशी जो लफ्ज़ों से ज़्यादा चीखती है। फूफू की आंसू और बिन बाबा और दादा के दिलों में मेरे खिलाफ जहर बनकर उतरते जा रहे थे। अब क्या होगा? बाबा की आवाज़ टूटकर दादा जान तक पहुंची। बारात किसी भी वक्त पहुंच सकती है, हम क्या जवाब देंगे? दादा जान ने मुझे यूं देखा जैसे मैं इनके लिए अब कोई रिश्ता नहीं, सिर्फ एक बोझ हूँ। वही होगा जो किस्मत ने लिखा है। कुछ ही देर में डाइनिंग रूम में सायम, इसकी वालिदैन और मेरा खानदान आमने सामने था। खुशियों की जगह फिजा में सवाल और बदगुमानी दे रही थी। फूफू ने एक मर्तबा फिर आंसुओं के साथ सारी कहानी दोहरा दी, मगर इस बार हर जुमला इस तरह तराशा गया था कि मेरी बेगुनाही और भी मशकूक लगने लगी। साइम की माँ ने कांपती आवाज में पूछा, क्या ये सब सच है? फूफू ने फौरन जवाब दिया, हम भला क्यों झूठ बोलें, हमारी अपनी इज्जत मिट्टी में मिल गई है। सायम के वालिद ने गहरी सांस ली, फिर आहिस्ता से खड़े हो गए। हमें अफसोस है, मगर हम ऐसी लड़की को अपनी बहू नहीं बना सकते। ये रिश्ता आज इसी लम्हे ख़त्म समझे। वो ये कहकर पलटे तो इनके कदम मेरे वजूद पर नहीं, मेरे ख़ानदान के नाम निहाद इज्जत पर पड़ रहे थे। दरवाज़ा बंद होते ही घर में क़यामत उतर आई। खामोशी बाबा की एक दहाड़ से टूटी। मार क्यों नहीं दिया तूने हमें? इससे अच्छा था तू पैदा ही ना होती। वो मुझे मारने के लिए बढ़े, मगर दादा जान ने हाथ उठाकर रोक दिया। बस अब मारने से कुछ नहीं बदलेगा, जो होना था हो चुका। फूफू ने मसनवी मासूमियत के साथ पूछा, अब इज्जत बचाने का क्या रास्ता है? दादा जान की नजरें सलीम पर जा ठहरी, जो ये कोने में पसीने में भीगा खड़ा था। अब बस एक ही रास्ता है, मगर यहाँ कहानी ने रुख बदल लिया। इसी लम्हे सलीम घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। इसकी आवाज़ कांप रही थी, मगर अल्फाज सच्चे थे। ये सब झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे ज़बरदस्ती यहाँ भेजा गया था। कमरे में सन्नाटा छा गया। फूफू का चेहरा पहली बार जद पड़ गया। सलीम ने सर उठाकर कहा, यह सब मंसूबा था, इज्जत के नाम पर मुझे मोहरा बना गया। दादा जान की आंखें बंद हो गई। बरसों की सख्ती की पीछे छुपी हुई थकन अब साफ नजर आ रही थी। उन्होंने आहिस्ता से कहा, अगर इज्जत झूठ पर खड़ी हो तो वो इज्जत नहीं गुनाह होती है। इस दिन मुझे घर से नहीं निकाला गया, मगर मैंने खुद फैसला किया। मैंने वो सुर्ख जोड़ा उतार कर रख दिया और पहली बार सर उठाकर कहा, अब मेरी जिंदगी का फैसला कोई और नहीं करेगा। मेरे कानों में दादा जान की आवाज़ अभी तक गूंज रही थी, जिसके साथ इसका नाम जुड़ा है, इसी के साथ इसका निकाह होगा। यह सुनकर मेरा दिल जैसे रुक सा गया। मैं चीखना चाहती थी, अपने हक के लिए एहतजाज करना चाहती थी, मगर मेरी आवाज़ आंसुओं में दब गई। दादा जान, ये जुल्म है, मैं बेगुनाह हूँ, बेगुनाह। मगर कोई नहीं सुन रहा था। दादा जान के लहजे में कोई नरम गोशा बाकी नहीं था। तुम्हारी सजा यही है। अब्बा जान की आवाज़ ने मेरे कानों पर एक और धचका लगा दिया। नौकर के साथ यही तुम्हारे लिए मुनासिब है। मैं शर्मिंदा रह गई। चंद लम्हे में काजी साहब को बुला लिया गया। वही मेहमान जो मेरी बारात के इस्तकबाल के लिए आए थे, आज मेरी रुसवाई के गवाह बनने वाले थे। काजी साहब ने पूछा, निकाह के लिए राजी हैं? मैं खामोश रही, मेरी हिम्मत जैसे जमीन पर गर्क हो गई हो। बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा और ज़बरदस्ती मेरे अंगूठे निकाहनामे पर लगवा दिए और यूँ मेरे निकाह की रस्मी कार्रवाई इसी मुलाजिम सलीम के साथ हो गई, वही जिस पर मुझ पर इल्ज़ाम लगाया गया था कि मैं इसके इश्क में गिरफ्तार हूँ। निकाह के फौरन बाद दादा जान ने मेरा बाजू पकड़कर मुझे घर के मरकजी दरवाजे की तरफ ढकेला। निकलो, दफा हो जाओ इस घर से, जैसे तुम्हारी माँ गई थी, आज तुमसे भी हमारे लिए मुर्दा हो। मैं ढकेल कर दहलीज के बाहर गिर पड़ी और दरवाजा मेरे पीछे जोर से बंद कर दिया गया। मैं सड़क पर पड़ी रही। जिस लम्हे पहले मैं घर की बेटी, एक दुल्हन थी, आज मैं एक इल्ज़ाम और रुसवाई का बोझ बनकर बेबसी में फैल गई थी। सलीम, जो अब मेरा शौहर बन चुका था, डरते डरते मेरे पास आया। बीबी जी चलें, मैं आपको ले जाता हूँ।
میں نے آنکھوں میں بھرے آنسوؤں کے ساتھ اس عالیشان گھر کو آخری بار دیکھا۔ وہی گھر جہاں میری خوشیاں کبھی پروان چڑھی تھی، آج وہی جگہ میری زندگی کی سب سے تلخ لمحوں کی یادگار بن چکی تھی۔ میں وہاں سے نکل رہی تھی، مگر یہ ایسی شناخت کے ساتھ جو میری نہیں تھی۔ میری دلہن کی ڈولی نہیں اٹھی، میری خوشیوں کا جنازہ ہی اٹھا تھا، اور میں نے پہلی بار ٹھان لیا کہ یہ ختم نہیں ہوگا۔ جو ظلم اور رسوائی آج ہوئی، کل میں اسے پلٹ کر اپنے حق کی روشنی میں بدل لوں گی۔ سلیم نے مجھے سہارا دیا اور ایک پرانی کم روشنی والی گاڑی میں بٹھایا۔ گاڑی خاموشی سے ایک نامعلوم راستے کی طرف بڑھ گئی اور میں اپنی برباد ہوئی زندگی پر بے ساختہ آنسو بہا رہی تھی۔ شہر کی جانی پہچانی سڑکیں جلدی پیچھے چھوٹ گئی اور راستہ ایک سنسان اجنبی علاقے کی طرف مڑ گیا۔ میں کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، لیکن نظر کچھ بھی نہیں پکڑ رہی تھی، صرف اندھیرا اور اپنی بربادی کے احساس کے سوا کچھ نہیں۔ میرے دل میں یہ خالی پن تھا، کوئی گھر نہیں، کوئی اپنا نہیں، اور میرا شوہر جو کبھی میرا سہارا ہونا چاہیے تھا، خود اتنا ہی بے بس اور خوفزدہ تھا جتنا میں تھی۔ سوچ میں ڈوبی، میں نے اندازہ لگایا کہ اب میری زندگی ایک چھوٹے سے کمرے یا ملازم کے کوارٹر میں کٹنے والی ہے، جہاں کوئی خوشی نہیں، صرف یادیں اور رسوائی رہ جائیں گی۔ کافی دیر تک میری سسیوں کی آواز گاڑی میں گونجتی رہی۔ اچانک وہ خاموش ہو گیا، اور اس کی آواز جو پہلے نرم اور ہلکی سی لگتی تھی، اب سرد، بھاری اور حکمرانہ انداز میں میرے کانوں تک پہنچی۔ یہ رونا دھونا بند کرو۔ میں چونک کر اس کی طرف دیکھتی ہوں، حیرت زدہ کہ یہ وہ سلیم نہیں جو میرے گھر میں ملازم تھا، بلکہ ایک حاکمانہ، ڈرا دینے والا شخص تھا۔ میں خوف کے مارے رونا جاری رکھتی ہوں، لیکن اس نے ایک جھٹکے سے گاڑی سڑک کے کنارے روکی اور مجھ پر ایسے گھورا کہ میری ہڈیوں میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ مجھے یہ کمزور اور روتی لڑکیاں بالکل پسند نہیں۔ اگر تم ایک اور آنسو بھی بہاؤ تو یہی تمہیں گاڑی سے باہر پھینک دوں گا۔ اس کی دھمکی، اس کی تلخ آنکھوں کی شدت نے مجھے اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔ میں اپنے آنسو جلدی سے پونچھ لیتی ہوں اور خاموش ہو جاتی ہوں۔ دوبارہ گاڑی حرکت میں آتی ہے، لیکن اب سکون نہیں، صرف انجن کی ہلکی گرج اور میرے دل کی دھڑکن جو خوف سے تیز ہو گئی تھی۔ میں جانتی ہوں کہ یہ وہ سلیم نہیں ہے جو میں جانتی تھی، بلکہ کوئی اور، یہ کیسی حقیقت جو میرے سامنے ابھی آنے والی تھی۔ تقریباً 20 منٹ کے پرسکون مگر سنسنی خیز سفر کے بعد گاڑی ایک پوش اور شاہانہ علاقے میں داخل ہوئی۔ چاروں طرف بلند و عالیشان کوٹھیاں اور بنگلے کھڑے تھے، اور سب کچھ روشنی میں چمک رہا تھا۔ گاڑی ایک بڑے سفید اور محل نما بنگلے کے سامنے رکی۔ جیسے ہی ہم نزدیک پہنچے، ایک گارڈ نے دیکھتے ہی گیٹ کھول دیا۔ گاڑی اندر وسیع و عریض لان میں داخل ہوئی، جس کے درمیان ایک شاندار محل نما بنگلہ کھڑا تھا۔ میں حیرت سے اپنی آنکھیں پھیلائے اسے دیکھ رہی تھی، اور دل میں ایک ہی سوال تھا، ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ لیکن اسفن نے میری طرف ایک لفظ بھی نہیں دیکھا، بس گاڑی پوچھ میں روک کر پرسکون انداز میں کہا، اترو۔ جیسے ہی میں نے قدم زمین پر رکھا، بنگلے کا مرکزی دروازہ کھلا اور 10-12 ملازم مرد اور عورتیں 2 قطاروں میں ہمارے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ سب نے وردیاں پہن رکھی تھی، اور جیسے ہی ہم آگے بڑھے، انہوں نے سر جھکاتے ہوئے کہا، ویلکم بیک اسفن سر، خوش آمدید میڈم۔ 2 ملازماؤں نے گلاب کی پتیاں ہمارے اوپر نچھاور کرنا شروع کر دی، اور میں مکمل شش و بنچ میں کھڑی رہ گئی۔ یہ منظر میرے خوابوں سے بھی پرے تھا۔ میرا دل دھڑک رہا تھا۔ اسفن، یہ وہ سلیم نہیں تھا جو میں اپنے گھر میں جانتی تھی۔ اس کے چہرے پر اب خوف یا گھبراہٹ کی جگہ ایک پرسکون اور خود اعتماد مسکراہٹ تھی۔ اس نے مجھے لے کر بنگلے کے اندر داخل کیا، جہاں ہر طرف شان و شوکت اور آسائشیں تھی، جو میرے دادا کے گھر کی ہر چیز سے کہیں زیادہ تھی۔ وہ مجھے ایک بڑے خوبصورت اور پرتعیش کمرے میں لے گیا، جہاں ہر سہولت موجود تھی۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ تم کون ہو؟ تم تو سلیم تھے، ہمارے گھر کے نوکر۔ اس نے مسکراتے ہوئے صوفے پر بیٹھ کر پرسکون انداز میں کہا، میں سلیم نہیں، میں اسفن یار ہوں، اور میں تمہارے گھر کا نوکر کبھی نہیں تھا۔ میرا دماغ حیرت اور الجھن سے بھر گیا۔ میں نے دوبارہ پوچھا، تو پھر تم وہاں کیوں تھے؟ اسفن نے ایک گہری سانس لی اور نرمی کے ساتھ کہا، میں نے تمہیں پہلی بار تمہارے کالج کے باہر دیکھا تھا، اور تب سے تمہاری ہر مسکراہٹ میرے ذہن میں نقش ہو گئی۔ اس نے میری طرف گہری نظر سے دیکھا اور پھر آہستہ آہستہ بولا، ہوریا، پہلی ہی نظر میں تم سے محبت کر بیٹھا تھا۔
तुम्हारे बारे में सब कुछ जानने की कोशिश की और मुझे पता चला कि तुम्हारे दादा तुम्हारी शादी सिर्फ खानदान के अंदर या किसी बहुत अमीर खानदान से करना चाहते हैं। मेरे पास दौलत ज़रूर थी, लेकिन तुम तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था। एक लम्हे के लिए खामोश हुआ, फिर आंखों में शिद्दत लिए कहा, फिर मुझे एक ही रास्ता सजाई दिया। मैंने अपनी शनाख्त छुपाई और तुम्हारे घर में ये काम मुलाजिम की नौकरी इख्तियार कर ली, सिर्फ तुम्हें करीब से देखने, तुमसे बात करने और तुम्हारे दिल के करीब जाने के लिए। मेरा इरादा यह था कि किसी तरह दादा जान का दिल जीतूं और फिर अपने वालिदैन को रिश्ता ले जाऊं, लेकिन फूफो ने सब कुछ तबाह कर दिया। मैंने इसकी बात सुनकर सांस रोक ली। इसने अफसोस के साथ आगे कहा, हाँ, मैंने भी नहीं सोचा था कि वो इतनी घटिया हरकत करेंगी। जब वो मुझे तुम्हारे कमरे में भेजें तो मैं समझ गया था कि ये कोई चाल है, लेकिन ये अंदाज़ा नहीं था कि वो बाहर से दरवाज़ा बंद कर देंगी। इसके बाद जो कुछ हुआ वो मेरे ख्वाबों से बाहर था। मेरी आंखें खौफ और हैरत से फैल गई थी। वो मेरे करीब आया और पुरसुकून अंदाज में कहा, होरिया, ये सब कुछ जो तुम देख रही हो, ये घर, ये दौलत, ये शान और शौकत, सब तुम्हारे लिए है। मैं तुम्हें अपने लिए फ़कीर बनकर पाल रहा था। मैं जानता हूँ कि हमारा निकाह शुरुआत में मसाली हालत में नहीं हो, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें ज़िंदगी की हर खुशी और सुकून दूंगा। मैं सख्ती की हालत में इसकी बातें सुन रही थी। मेरी किस्मत ने मुझे रुसवाई और दाग के गड़े से उठाकर एक महल में खड़ा कर दिया था, लेकिन दिल पर लगा इल्ज़ाम और जिल्लत का दाग अभी भी ताज़ा और गहरा था। अगली सुबह जब मेरी आंख खोली तो एक लम्हे के लिए मैं खुद को समझ ना पाई कि मैं कहाँ हूँ। नरम रेशमी चादरों में लिपटा बिस्तर, कमरे में फैली संदूल की खुशबू और खिड़की से छुन कर आने वाली धीमी रोशनी, यह सब मेरी आंखों के सामने यह ख्वाब की तरह था। पिछले दिन के वाक़यात, मेरी रुसवाई, मुझ पर जबरन थोपी गई शादी और फिर असफन का हैरान कुन इंशिकाफ, सब कुछ एक फिल्म की तरह मेरे जहन में चलने लगा। मैं उठकर अलमारी की तरफ गई जहां खूबसूरत और कीमती कपड़ों की कतार सजाई गई थी। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ये असफन की आवाज़ थी। जी आओ, मैंने धीमे लहजे में कहा। वो नाश्ते की ट्रे लिए अंदर आया और इसके चेहरे पर वही नरम और मेहरबान मुस्कुराहट थी जिसने रात भर मेरे दिल को छू लिया था। गुड मॉर्निंग, उम्मीद है नींद आरामदार रही होगी। इसने ट्रे मेरे सामने मेज पर रख दी और कुर्सी पर बैठ गया। कल रात की सख्ती और हुक्म माना अंदाज का कोई असर इसके रवैये में नहीं था। शायद वो बस अपनी गलत फहमी दूर करना और मेरी इज्जत की हिफाजत करना चाहता था। शुक्रिया, मैंने धीमे लहजे में कहा। देखो होरिया, इसने आंखों में खुलूस लिए कहा, मैं जानता हूँ कि तुम अभी भी सदमे में हो। जो कुछ भी हुआ वो गलत था। मैं चाहता हूँ हमारा रिश्ता सच्चाई और इज्जत पर कायम हो। मैं तब तक तुम्हारा इंतज़ार करूँगा जब तक तुम खुद दिल से इसे कबूल ना कर लो। इसके ये अल्फाज मेरे दिल पर मरहम की तरह असर करने लगे। कम अज़ कम मेरी इज्जत महफूज थी और किसी हद तक दिल को सुकून मिला। हम खामोशी से नाश्ता करते रहे। फिर मैंने हिम्मत जमा की और वो सवाल पूछा जिसने मेरी रातों की नींदें गारत की हुई थी। असफन, आपने कहा कि आप मुझे हर खुशी देंगे, लेकिन मेरी सबसे बड़ी खुशी, मेरी इज्जत तो मेरे अपने ख़ानदान की नज़रों में खाक में मिल चुकी है। क्या वो कभी वापस आ सकती है? मेरा सर इस दाग के बोझ तले दब गया था और आंखों में आंसू फिर से जमा होने लगे। मैं नहीं जानती थी कि इतना भारी इल्ज़ाम कैसे ढल सकता है। इसने मेरा हाथ थामा और आहिस्ता से कहा, ये दाग तुम्हारे लगाए हुए नहीं, लेकिन इसे साफ करना अब मेरी जिम्मेदारी है। तुम्हारे नाम पर लगे इस इल्ज़ाम को मैं अपने मुंह से धो दूंगा। मैं खुद जाकर तुम्हारे घर वालों के सामने सच का इकरार करूंगा। वो जानेंगे कि मैं कौन हूँ और किस नीयत से तुम्हारे घर में था। यकीन करो, इन्हें सच्चाई पर यकीन करना पड़ेगा। मेरी बेयकीनी और खौफज़दा निगाहों पर इसका एतमाद जैसे रोशनी की किरण बनकर पड़ा। जब वो तुम्हारे ख़ानदान के सामने हकीकत देखेंगे, तुम्हारी हैसियत जानेंगे, तो हर शुक्र को शबा दूर हो जाएंगे। आज हम तुम्हारे घर वापस जाएंगे और सब कुछ दुरुस्त करेंगे। इसके ये अल्फाज मेरे दिल में एक अजीब सी हिम्मत पैदा कर गए। शायद अभी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ था। शायद मेरी खोई हुई इज्जत वापस आ सकती थी। वो दिन इसने मुझे पूरे घर का तारुफ करवाया। पता चला कि वो एक बड़े बिजनेस टाइकून का इकलौता बेटा था और इसके वालिदैन बैरून मुल्क मुकीम थे।
पाकिस्तान में वो खुद अपने वालिदैन का कारोबार संभालता था। इसने मुझे बताया कि इसने मेरे लिए पहले से ही सब कुछ तैयार कर रखा था, कपड़े, जेवरात और हर चीज़ जो एक दुल्हन के लिए ज़रूरी थी। वो पहले से ही ये सब कुछ इस उम्मीद से कर रहा था कि एक दिन वो मुझे अपनी दुल्हन बनाकर इसी घर में ले आएगा। इसके अंदाज, हर बात और हर हरकत में इसकी मोहब्बत साफ झलक रही थी। मुलाजिमीन ने भी मेरा एहतराम किया और बताया कि असफन साहब ने महीनों से इनके कानों में हुरिया मैडम का जिक्र करते हुए इन्हें तैयार किया था ताकि वो दिन आए जब सब कुछ सही तरीके से अंजाम पाए। ये जानकर मुझे यकीन हुआ कि शायद मेरी इज्जत और खुशी दोबारा वापस लाई जा सकती है और शायद अब मेरी जिंदगी का नया बाब शुरू होने वाला था। ये सब सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सी खुशी और सुकून छा गया। शाम को असफन ने मुझे बाग में ले जाकर आहिस्ता से कहा, हुरिया, क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती हो? मेरी यह गलत कदम की वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ और रुसवाई उठानी पड़ी। अगर मैं नौकर का रूप इख्तियार करके तुम्हारे घर न जाता तो शायद ये सब ना होता। मैंने इसे देखा और मुस्कुराकर कहा, यह आपका कसूर नहीं है, कसूर इन लोगों का है जिन्होंने अपनी हसद और नफरत की अंधी लाली मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। आप तो मेरी ज़िंदगी में एक फरिश्ता की तरह आए हैं। अगर आप ना होते तो शायद मैं आज जिंदा भी ना होती। इस रात मैं पहली बार सुकून से सोई। दिल से एक भारी बोझ हल्का हुआ और मुझे यकीन था कि आने वाला दिन मेरी बेगुनाही का सूरज लेकर तुलू होगा। हम दोनों तैयार थे कि अपने माजी का हिसाब चुकाएं और ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करें। अगली सुबह हम पुराने घर की तरफ रवाना हुए, लेकिन इस बार मैं किसी खस्ता हाल गाड़ी में नहीं बल्कि एक शानदार चमकती हुई सिया मर्सिडीज में बैठी थी। मेरा लिबास महंगा और शानदार था और मेरे साथ असफन था जो किसी शहजादे से कम महसूस नहीं हो रहा था। मेरे दिल में वही खौफ और हिचकिचाहट थी जो हमेशा इस दरवाजे को अबूर करते वक्त होती थी, लेकिन असफन ने मेरा हाथ थाम कर कहा, परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसके लम्स ने मेरे दिल को हौसले से भर दिया। जब हमारी गाड़ी साबिका घर के बड़े गेट के सामने रुकी तो गार्ड हमारे जलवे देखकर हैरान रह गया। शायद इसने मुझे पहचान लिया था, लेकिन असफान को इस रूप में देखकर इसकी आंखें हैरत से खोली की खोली रह गई थी। वो लम्हा यह खामोश सरप्राइज की तरह था और मुझे एहसास हुआ कि अब हम अपनी हकीकत के साथ, इज्जत और वक़ार के साथ वापस आए हैं। जैसे ही हम गेट के करीब पहुंचे, असफान ने फौरी तौर पर गार्ड को इशारा किया और गेट खुलवा दिया। हमारी गाड़ी पोच में रुकी और हम दोनों कदम ब कदम उतरे। अंदर से फूफू और बीमा की खैखों की आवाज़ें आ रही थी। शायद वो किसी बात पर खुशी या तनस में हंस रहे थे। हमारी आहट सुनते ही वो दोनों बाहर आए, लेकिन हमारी मौजूदगी और असफन के साथ मेरे हुल्ले को देखकर इनके खैखों हवा में ही तहलील हो गई। इनके चेहरों पर हैरत और सदमे की वाज़ह झलकें थी। तू यहाँ क्या कर रही है? फुप्पू ने नफरत भरी निगाह से पूछा, लेकिन इसकी नजर असफन पर पड़ी और फिर वो मुंह खोल ना सकी। मैं अपनी बीवी के साथ इसके घर आया हूँ, असफन ने एक सर्द पर वखार और बावखार लहजे में जवाब दिया। इस एक लहजे में इतना रौब था कि फुप्पू अपनी आग बगोला बातें भी मुकम्मल ना कर सकी और चंद लम्हों में अंदर चली गई। चंद ही लम्हों बाद दादा जान और मेरे वालिद गुस्से से ड्राइंग रूम में दाखिल हुए। इनके पीछे मेरी सौतेली माँ और बीमा भी थी। तुम्हारी यह हिम्मत कैसे हुई दोबारा इस घर में कदम रखने की? मेरे वालिद गुस्से में चीख उठे। तो ए नौकर के बच्चे, ये इसे लेकर यहाँ क्यों आया है? दादा जान ने सख्त लहजे में कहा। असफन ने पुरसुकून अंदाज में कदम बढ़ाया और सेंट्रल टेबल पर अपना बिजनेस कार्ड रखा। मेरा नाम असफन यार है। मैं मुल्क के रियाजुद्दीन का बेटा और हुरिया का शौहर हूँ। मैं यहाँ नौकर के रूप में नहीं था। जब दादा जान और मेरे वालिद ने मुल्क के रियाजुद्दीन का नाम सुना तो इनके चेहरे पर सदमे और हैरत की झलक ऐसे नमूदार हुई जैसे बिजली गिर गई हो। मुल्क के रियाजुद्दीन मुल्क के चंद सबसे बड़े और अमीर सनातकारों में से एक थे और इनके असर और रसों का अंदाज़ा घर के हर फर्द को था। ये क्या बकवास है? दादा जान ने बुलंद आवाज में कहा। यह बकवास नहीं, यह हकीकत है, असफन ने साफ लहजे में कहा। मैं हुरिया से मोहब्बत करता हूँ और इससे शादी करना चाहता था, लेकिन मुझे मालूम था कि आप लोग आसानी से सच्चाई नहीं मानेंगे। इसीलिए मैंने घर में नौकर बनकर रहने का फैसला किया ताकि मैं हुरिया के करीब रह सकूं और आप सबका एतमाद जीत सकूं। फिर इसने आहिस्ता से फूफू की तरफ इशारा किया। मेरा मंसूबा कुछ और था, लेकिन आपकी बेटी रजिया बेगम ने अपनी नफरत और हसद में ऐसी घिनौनी साजिश कर दी
جس نے ہمیں ایک ایسے رشتے میں باندھ دیا جس کے لیے ہم تیار ہی نہیں تھے۔ اس نے جان بوجھ کر مجھے حوریہ کے کمرے میں بھیجا اور باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ نہ صرف اس نے حوریہ کو بدنام کیا بلکہ مجھے بھی ایک مجرم بنا دیا۔ ڈرائننگ روم میں لمحوں کے لیے مکمل سناٹا چھا گیا۔ دادا جان اور میرے والد اپنی آنکھیں سہمے ہوئے اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ کبھی اسفن کو دیکھتے، کبھی پھپھو کی طرف۔ پھپھو کا چہرہ بھکلا گیا اور وہ چیخنے لگی۔ یہ سب ان دونوں کی ملی بھگت ہے۔ یہ پہلے سے جانتے تھے، اسی لیے نوکر کے ساتھ بھاگ کر شادی کر لی۔ خاموشی میں اسفن کی آواز گونجی۔ اب وقت سچائی کا ہے۔ اس نے اپنا فون نکالا اور ایک نمبر ڈائل کیا، اسپیکر آن کیا اور بولا، ہیلو بابا جی، میں اس وقت اپنے سسرال میں ہوں، کیا آپ حوریہ کے دادا جان سے بات کریں گے؟ فون دوسری طرف سے بجلی کی طرف خوفناک بارعب آواز آئی۔ اسفن نے فوراً فون دادا جان کو تھما دیا۔ چند لمحوں کی بات چیت کے بعد دادا جان کا رنگ بدلتا رہا اور فون بند ہونے پر انہوں نے پھپھو کی طرف خالی خالی نظروں سے دیکھا۔ سچائی سورج کی طرح روشن ہو چکی ہے۔ دادا جان نے دھیمی مگر کانپتی ہوئی آواز میں کہا، تم نے اتنا بڑا جھوٹ بولا صرف اپنی حسد کی آگ بجھانے کے لیے۔ تم نے اپنی بھتیجی کی زندگی جہنم بنا دی۔ پھپھو کی چالاکی اور نفرت کی ہر جھلک اب بے نقاب ہو چکی تھی اور ان کا چہرہ سفید پڑا ہوا تھا۔ ان کے پاس بولنے کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ ان کا جرم اور گھنونی سازش سب کے سامنے واضح تھی۔ دادا جان اپنی کرسی سے لڑکھڑاتے ہوئے اٹھے اور میرے پاس آئے، آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے، سر پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ بیٹی، مجھے معاف کر دو، میں تمہارا مجرم ہوں۔ وہ اپنا جملہ مکمل نہ کر سکے اور میں نے انہیں خاموشی سے دیکھا۔ میرے والد شرمندگی سے نظریں جھکائے کھڑے تھے اور پہلی بار شاید انہیں احساس ہوا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا تھا۔ میری بے گناہی ثابت ہو چکی تھی لیکن اس کی قیمت بہت بھاری تھی۔ دادا جان کی معافی مانگنے کی شدت سے ڈائننگ روم میں ایک عجیب سا سکون اور احترام کا ماحول پیدا ہو گیا۔ ان کی آنکھوں میں واقعی پچھتاوا تھا اور میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار انہیں اس قدر ٹوٹا ہوا پایا۔ میں نے خاموشی سے کہا، ابا جان، ان سے مزید معافی مت مانگو۔ پھپھو ابھی بھی اپنی ہٹ دھرمی نہیں چھوڑ رہی تھی۔ ان کے لہجے میں وہی تکبر اور غرور تھا لیکن قسمت کا کھیل اس بار ان کے خلاف تھا۔ دادا جان نے گرجتے ہوئے کہا، ایک لفظ اور نہیں، تم نے اس گھر کی عزت اور ہماری پگڑی خاک میں ملا دی اور صرف اپنی حسد کی آگ بجھانے کے لیے تم اتنی اندھی ہو گئی ہو کہ صحیح اور غلط کا فرق ہی مٹا دیا۔ پھپھو کی حکمرانی اب ختم ہو چکی تھی۔ دادا جان نے سخت لہجے میں فیصلہ سنایا، رضیہ، آج سے تم اس گھر میں ایک مہمان سے زیادہ کچھ نہیں ہو۔ تم اور تمہاری بیٹی اوپر والے پوشن میں رہو گی اور گھر کے کسی معاملے میں دخل نہیں دو گی، یہی تمہاری سزا ہے۔ بیما کا چہرہ حسد، ناکامی اور ذلت سے سیاہ پڑ گیا تھا۔ ان کے لیے یہ سزا کسی بھی قانونی سزا سے زیادہ تلخ تھی۔ ان سے ان کی طاقت اور حکمرانی چھین لی گئی تھی اور اب وہ صرف ایک چھوٹے سے حصے کے رہنے والی بنی رہ گئی۔ وہ جس رشتے نے کبھی میری زندگی کو قید بنا دیا تھا، آج وہی رشتہ میرے ساتھ ایک شہزادے کی مانند کھڑا تھا۔ میرے والد آہستہ سے میرے قریب آئے اور پہلی بار انہیں میرے لیے یہ الفاظ کہنا پڑے، بیٹی، یہ تمہارا بیٹا ہے۔ وہ شرمندگی اور حیرت کے درمیان کچھ کہہ نہ سکے اور میں نے دل ہی دل میں محسوس کیا کہ میرے دل میں ان کے لیے جو نفرت تھی وہ تھوڑی سی کم ہو گئی ہے۔ اسفن نے ماحول کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، میں یہاں صرف حوریہ کے لیے ہوں اور اس کی عزت کا محافظ ہوں۔ دادا جان نے آہستہ سے کہا، بیٹا، یہ اس گھر کی بیٹی ہے اور اس کی رخصتی عزت کے ساتھ ہوگی۔ لیکن میں نے پختہ انکار میں سر ہلا دیا، نہیں دادا جان، جس گھر نے مجھے دے کر نکالا تھا میں وہاں ایک دن بھی نہیں رہ سکتی۔ میری عزت اللہ نے رکھی اور اللہ ہی نے اسے بے حال کیا ہے۔ میرے الفاظ سن کر پورا کمرہ خاموش ہو گیا۔ اسفن نے فخر سے میری طرف دیکھا اور ہم نے سب سے اجازت لے کر گھر کی دہلیز پار کی۔ میری سوتیلی ماں روتے ہوئے آئی اور مجھے گلے لگا کر کہا، بیٹی، تم خوش رہو، تم نے بہت دکھ جھیلے ہیں۔ جب ہم گھر سے نکلے تو میں نے آخری بار پھپھو اور بیما کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں شکست، حسد اور ناکامی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ میں نے انہیں اپنے انجام پر چھوڑ دیا اور اسفن کے ساتھ اپنی نئی زندگی کی طرف قدم بڑھا دیا۔ وقت نے اپنے جادو سے سب زخم بھرا دیے۔ مہینوں اور سالوں کی جدوجہد کے بعد آج میں اسفن کی دو پیاری اولاد کی ماں ہوں۔ ہماری زندگی محبت، عزت اور خوشیوں سے بھری ہوئی ہے۔
असफन ने मुझे वो हर खुशी दी जिसका मैंने कभी ख्वाब में भी तसव्वुर नहीं किया था। हमारी ज़िंदगी अब वो दास्तान है जिसमें दुख की गहराई के बाद खुशियों की रोशनी रोशन हो गई, और मैं जानती हूँ कि सच्चाई और सब्र की जीत हमेशा मुमकिन है। वो न सिर्फ एक बेहतरीन शौहर हैं बल्कि एक हकीकी ज़िंदगी के साथ भी हैं। कभी कभार मैं अपनी सौतेली माँ से फ़ोन पर बात करती हूँ और वो बताती हैं कि मेरे जाने के बाद घर का माहौल मुकम्मल तौर पर बदल गया है। फूफू और बीमा अब अलग थलग रहती हैं और बीमा के लिए आज तक कोई मुनासिब रिश्ता नहीं आया। इसका गुरूर और तकब्बुर बिला आखिरी से वही ले आया जहाँ वो मुझे नुकसान पहुँचाना चाहती थी। कहते हैं कि इंसान जो बीज बोता है वही फसल भी काटता है। फूफू और बीमा ने मेरे लिए कांटे बोए थे, लेकिन आज वही कांटे इनके रास्ते में हायल हैं। मेरा माजी एक तलख और खौफनाक ख्वाब था, लेकिन मेरा हाल और मेरा मुस्तकबिल एक रोशन और खूबसूरत हकीकत है। मैंने ज़िंदगी से ये सीखा कि अल्लाह की राहें सब्र करने वालों के लिए हमेशा हमवार होती हैं और वह कभी इंसाफ करने में देर नहीं करता। मेरी कहानी रुसवाई से शुरू हुई थी, लेकिन सब्र, मोहब्बत और सच्चाई ने इसे एक मिसाल बना दिया। आज मैं अपने शौहर के साथ अपने बच्चों के दरमियान इज्जत, सुकून और खुशियों के साथ जीती हूँ, और ये ज़िंदगी मुझे याद दिलाती है कि जुल्म के बावजूद सच्चाई और इंसाफ की फतह हमेशा मुमकिन है। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलता है अगले न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।